हेलो, वेलकम बैक टू जेन स्टडी। कल के न्यूज़ में ये था कि लैटरल एंट्री स्कीम पे एक नोटिफिकेशन आया था और उसमें बहुत सारा पॉलिटिकल बिकरिंग हुआ था और बहुत सारा अपोजिशन था उसके रिक्रूटमेंट पे। तो इस पे गवर्नमेंट ने अपने अलाइज की बात सुन के यूपीएससी को बोला कि ये एडवर्टीजमेंट आप वापस ले लीजिए। तो हम लोग एक शॉर्ट एंड ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे कि लैटरल एंट्री क्या है और क्यों ये इतना ज़्यादा फ्रॉट अपॉन है बाय वेरियस ग्रुप्स एंड स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहले देखेंगे इसके फीचर्स क्या है। तो पहला है कि इसका मेन एजेंडा है टू ब्रिंग इन द एक्सपर्टीज। किसी भी सेक्टर को अच्छे से रन करने के लिए और उसका गवर्नमेंट इंटरेक्शन बहुत अच्छा और कन्वीनियंट बनाने के लिए, ताकि उस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में इंप्रूवमेंट आ पाए और एफिशिएंटली वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो पाए, उसके लिए उस सेक्टर का एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे प्राइम एग्जांपल है परमेश्वरम अय्यर। परमेश्वरम अय्यर वॉज वर्किंग एट वर्ल्ड बैंक और ही वॉज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ सैनिटेशन। सो ही वॉज ब्रॉट बैक फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत। क्योंकि वो सिविल सर्विसेज के ही थे, ही वॉज रिटायर्ड और वीआर लेके ही वेंट टू वर्क फॉर वर्ल्ड बैंक। तो उनको लैटरल एंट्री करा के देयर वाज नॉट मच अपोजिशन बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द कार्डर इटसेल्फ। बट किसी और प्राइवेट एंटरप्राइज के एक्सपीरियंस बंदे को लाने से देयर इज ग्रेट एप्रीहेंशन स्पेसिफिकली अमंग्स द ब्यूरोक्रेट्स और आज के न्यूज में स्पेसिफिकली अमंग्स द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है इट इज अबाउट एक्सपर्टीज। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं, दे से कि लैटरल एंट्री बेनिफिट्स द एफिशिएंसी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिबेटेड है कि कैसे किसी भी कंट्री की ब्यूरोक्रेसी को और एफिशिएंट बनाया जाए और उस एफिशिएंसी को गवर्नमेंट पॉलिसीज को बेनिफिट करके या और अच्छे से इंप्लीमेंट करके इवेंचुअली जो उसका बेनिफिट है लास्ट सिटीजन तक पहुंचाया जाए। तो ये उसका दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर लैटरल एंट्री। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं कि ये हो क्यों रहा है। तो लैटरल एंट्री, दुनिया का इकोनॉमी और दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत तेजी से बदला है इन लास्ट 30-40 ईयर्स, बट उसके हिसाब से ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। इवन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, वहाँ भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वैसा ही है, नॉन कन्फॉर्मिटी टुवर्ड्स द मॉडर्न इवोल्यूशन रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और उसमें ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा हर्डल बनाती है। ये बहुत सारे एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट, खुद के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी शुड बी रिफॉर्म। और जब हम लोग मॉडर्न इकोनॉमी को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे एग्जिस्टिंग करियर ब्यूरोक्रेट्स के पास वो स्किल नहीं होगा टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी टू अटेन द गोल फॉर एनीथिंग। मे बी इट इज सैनिटेशन, मे बी इट इज स्किल डेवलपमेंट, मे बी इट इज वन पर्टिकुलर सेक्टर जैसे कि सेमीकंडक्टर। तो ये स्किल का डर्थ है वो होना ही है, because career civil servant are not proficient in any one field, they are generalist in their approach towards the public administration। तो ये स्किल का डाइवर्सिफिकेशन ब्यूरोक्रेसी में नहीं है और लैटरल एंट्री से जो स्किल्ड लोग हैं इस फील्ड के वो इनकलकेट होते हैं ब्यूरोक्रेसी में एंड दे मेक द सिस्टम एफिशिएंट, दे मेक द ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स फंक्शनिंग वेरी एफिशिएंट। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द मेजर कंसर्न रिगार्डिंग लैटरल एंट्री अमंग्स द पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला है कि दे सी इट एज एन अटैक ऑन द कोटा सिस्टम, द रिजर्वेशन। और ये बात उनकी सही भी है बिकॉज जो लैटरल एंट्री है इट गोज अगेंस्ट द रिजर्वेशन सिस्टम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही प्रोविजन है और कोई सा भी गवर्नमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैज टू बी इन कॉन्फॉर्मिटी टुवर्ड्स द रिजर्वेशन। अब हम लोग आते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक स्टेट का, जिनका वोटर बेस या दे आर नोन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक कास्ट या फिर उनका एक पॉलिटिकल ग्रुप रहता है जो उसको डिनोट करता है, जो सोशल जस्टिस के लिए वो बने थे, वो एजेंडा उनके लिए बहुत क्लोज है एंड दे आर द चैंपियंस ऑफ सोशल जस्टिस। तो उनको ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि रिजर्वेशन को छेड़छाड़ किया जाए या फिर रिजर्वेशन को ट्रम्प करके किसी और लोगों को लेके आया जाए जो कि उस रिजर्वेशन सिस्टम का पार्ट नहीं बने। और एक जनरल एप्रीहेंशन है अमंग्स द एस्पिरेंट कि ये लैटरल एंट्री बहुत जल्दी नॉर्म बन जाएगा एंड द रिक्रूटमेंट थ्रू यूपीएससी एग्जामिनेशन विल बी कटल। ऐसा नहीं है बिकॉज ये जो लैटरल एंट्री स्कीम है इट इज फॉर द स्किल्ड, फॉर द मिडिल लेवल
ब्यूरोक्रेसी जिसमें स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक मिनिस्ट्री में ही एंट्री होता है फॉर द डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स। तो वहां पे एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल चाहिए जो कि मे बी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या लो रंग ब्यूरोक्रेसी के लिए उतनी जरूरी नहीं होगा। सो लैटरल एंट्री इज फॉर द मिडिल लेवल ब्यूरोक्रेसी। इसका सॉल्यूशन बहुत सारे एक्सपर्ट ये देते हैं कि इफ वी वांट टू हैव efficiency in the bureaucracy, there is a simple solution to it. The bureaucrat should be trained, deputed in the corporate sector of that specific field so that they would know कि ये सेक्टर को एफिशिएंट और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कैसे बेनिफिट कर सकता है द ब्यूरोक्रेसी। अब कोलकाता वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया था एंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने अराइज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा है, उस चीज को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कैसे एक स्टेट का इनएफिशिएंसी के कारण बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स एंड बहुत सारे जो नेचुरल प्रोसेस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है उससे छेड़खानी किया है या फिर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया स्टेट एपरेटस ने अपने पुलिस फोर्स के द्वारा। तो पहला है कि जो प्रोटेस्टर्स थे या जो प्ली कर रहे थे डॉक्टर्स, दे वर सिटिंग इन द प्रोटेस्ट, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं आया या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वाज साइलेंट व्हेन दे वर अटैक्ड या फिर द वेन्यू वाज वैंडलाइज्ड। तो पहला तो है कि इट वाज ब्रूटल ट्रैम्पुलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी को किसी चीज से प्रॉब्लम है तो दे प्रेजेंट देयर ग्रीवेंसेस बाय एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स ऑन अ पब्लिक प्लेस। तो फंडामेंटल राइट्स ये गारंटी करता है और इफ स्टेट फेल्स टू डू इट, इट इज ट्रैम्पुलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और ये शो करता है कि द स्टेट मशीनरी वॉज इन एब्सोल्यूट फेलियर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल द apparatus, ऑल द सिस्टम दे हैव, दे फेल टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। अब इसके बाद दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स फॉर सेफ्टी ऑफ मेडिकोस। तो पहला है इट इज क्रिएशन ऑफ टास्क फोर्स। इट शोज कि स्टेट के होने के बावजूद एक्शन नहीं लिया, स्टेट ने प्रोटेक्ट नहीं किया डॉक्टर्स को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो दिस शोज कि इट वाज अ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ डॉक्टर्स। तो इसके चलते क्या होता है कि दिस इज अ फेलियर ऑफ स्टेट, और स्टेट कहीं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल करता है तो जुडिशरी हैज टू इंटरवीन। इट हैज टू मेक श्योर कि फंडामेंटल राइट्स कहीं भी किसी के हैम्पर ना हो। अब हम लोग इस चीज को इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट देखते हैं कि देयर आर ऑब्वियसली मेडिकोस को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर आर स्पेसिफिक लॉज इन 26 स्टेट्स इन आवर कंट्री। और इससे बेनिफिट ये होता है कि ये तभी हो रहा था जब डिसग्रंटेड पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं दे स्टार्टेड बीटिंग अप। कभी ऐसा इंस्टेंस हुआ है इंडिया में, तो इसको रोकथाम के लिए the state created some laws so that they would be protected। मेडिकोस के लिए स्पेशल लॉ लेके आया गया और मेडिकोस के लिए स्पेशल लॉ लेके आने का डिमांड डॉक्टरों से ही था एंड इट वाज वेरी जेन्युइन। और ये स्पेसिफिक लॉ वेस्ट बंगाल में भी है, तो भी स्टेट फेल टू एक्ट टू प्रोटेक्ट इट्स ओन डॉक्टर्स एंड इट्स ओन इंपॉर्टेंट पर्सन हु गिव वैल्यूएबल पब्लिक सर्विस। और जो अभी प्रोटेस्ट डॉक्टर्स कर रहे हैं, इट इज जेन्युइनली एज अ रिएक्शन टुवर्ड्स द रेप एंड मर्डर ऑफ द डॉक्टर, बट उनका ग्रेटर एक ब्रॉडर डिमांड है कि उनके लिए स्पेसिफिक लॉज बने टू प्रोटेक्ट देयर प्रोफेशन। अगर कोई इंडिविजुअल उनसे हाथापाई करता है या कोई ऐसा एक्शन करता है जिससे उस इंटिमिडेट होते हैं या थ्रेट में आते हैं उनके लाइफ को या उनकी बॉडीली इंटीग्रिटी हार्म होता है, तो देयर शुड बी ए स्पेसिफिक लॉ। दिस इज अ डिमांड फ्रॉम डॉक्टर्स अक्रॉस इंडिया। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी आफ्टर निर्भया और उसके बहुत सारे रिकमेंडेशन थे। तो टास्क फोर्स बना है रिसेंटली टू प्रोटेक्ट द डॉक्टर्स। दिस कमिटी मेक द रिकमेंडेशन और ये रिकमेंडेशन बहुत ही प्लॉजिबल और सेंसिबल लगते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन it fails because of failure of administration, inefficiency of administration at the lowest level।
तो हमें ये दिखाता है कि एक नया ब्यूरोक्रेसी, एक नया टास्क फोर्स, एक नया कमेटी बना के शायद कुछ नहीं होगा इफ वी आर नॉट गोइंग टू मेक आवर एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट। अब एक सिंपल सा न्यूज दिल्ली से कि दिल्ली में पब्स और बार्स आर ऑपरेटिंग बियॉन्ड देयर टाइम लिमिट। इससे क्या होगा कि देयर विल बी हायर चांसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, पब्स में ब्रॉल होता है, पीपल फाइट। ये दिखता है कि थोड़ा सा भी लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एफिशिएंसी के कारण ग्रेटर पब्लिक इज एट रिस्क। और सबसे ज्यादा एक रिस्क होता है अमंग्स्ट द विमेन, जो कि या तो विजिट करें या तो किसी ड्रंक आदमी के साथ उनका इंटरेक्शन हो गया एंड दे आर असॉल्टेड। तो ये दिखाता है कि इफ लॉज एंड रूल्स आर नॉट स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड, लॉट मेनी पीपल आर एट थ्रेट बिकॉज ऑफ सम डिलिक्वेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब एमपॉक्स हेल्थ एडवाइजरी WHO ने डिक्लेयर किया है एंड हम लोग इसका बेसिक्स चीज जानेंगे कि ये सिम्टम्स क्या हैं और देखेंगे कि इसमें और क्या फैक्चुअल्स हैं सो दैट वी कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसका सिम्टम बहुत सिंपल है एंड इट इज वेरी सिमिलर टू पॉक्स, और इसमें 4-5 मेंशन किए हुए हैं। तो हमें ये अवेयरनेस देना है अपने सिटीजन को कि ये सारे सिम्टम्स हैं, तो यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि इसका सिमिलर है, इट इज वेरी सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स बट इट इज क्लिनिकली नॉट मच पोटेंट एज स्मॉल पॉक्स। तो और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न ये डिक्लेयर करता है WHO। तो ये फैक्ट्स याद रखनी चाहिए फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अब एक 2 IR की न्यूज, 2 कंट्रीज के साथ वी आर हैविंग बायलैटरल एंगेजमेंट। पहला है मलेशिया, दूसरा है जापान। तो जापान के साथ वी हैव ग्रेट एंड ब्रॉडर रिलेशनशिप, 2+2 मीटिंग हो रहा है। 2+2 दैट मीन्स मीटिंग बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर। और दूसरा है मलेशिया के साथ। तो मलेशिया को, क्योंकि मलेशिया के इंपॉर्टेंट प्लेयर है आसियान में, तो देखेंगे उसके क्या स्ट्रेंथ है जिससे हमें उनके साथ लिंक करने में विल बी एट ग्रेट एडवांटेज। तो पहले देखते हैं कि हाउ मलेशिया एज अ कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द रीजन। तो इकोनॉमिक इट इज ए इकोनॉमिक पावर हाउस इन द रीजन। आसियान में इट हैज अ लार्ज इकोनॉमी और इट हैज नेचुरल गैस रिसोर्सेज एंड दिस लेबर इज वेरी स्किल्ड। आसियान में मे बी सेकेंड या थर्ड नंबर पे है व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी एंड स्किल्ड लेबर। तो मलेशिया पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद इट हैज बेनिफिटेड फ्रॉम इट्स डेमोग्राफी बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली स्किल्ड। अब हम लोग देखेंगे इफ यू कुड नो कि बहुत सारे बैटरी पैक्स हमारे फोन में दे आर क्रिएटेड इन मलेशिया। तो मलेशिया इज वर्ल्ड लीडर इन एनर्जी स्टोरेज और 2-3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, दे हैव अ ग्रेट एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू दीज 2 or 3 सेक्टर्स। जो पहला है कि सेमीकंडक्टर में वो जायंट्स हैं, मे बी 3rd या 4th नंबर पे हैं फॉर फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और उसके बाद एनर्जी स्टोरेज, और सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोवोल्टाइक्स। फोटोवोल्टाइक्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री इन प्रेजेंट एरा बिकॉज दुनिया ग्रीन एनर्जी पे जा रही है एंड फोटोवोल्टाइक्स विल बी वेरी वेरी नीडेड। तो सेमीकंडक्टर्स एक मॉडर्न इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सिंबल है और एनर्जी स्टोरेज अपकमिंग सेक्टर का सबसे बड़ा। जब भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे तो एनर्जी स्टोरेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एंड स्पेसिफिकली फोटोवोल्टाइक्स। तो अगर हम लोग मलेशिया से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करते हैं और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है इंडिया और मलेशिया का, तो वी वुड नो कि हाउ टू परफॉर्म इन दिस एंटरप्राइज बिजनेस, ये सेक्टर्स में हम लोग और इम्प्रूव कैसे कर पाए। और कोई भी अपकमिंग इकोनॉमिक जायंट है और उसका कोई सेक्टर बहुत प्रोमिनेंट है, तो वी शुड इंटीग्रेट फॉर ग्रेटर रेजिलियंस इन सप्लाई चेन। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझने वाला कि कैसे मलेशिया बिकेम अ स्ट्रॉन्ग नेशन व्हेन इट कम्स टू दीज 3 सेक्टर्स। तो पहला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अमेरिका में बनता है या फिर वेस्ट के किसी कंट्री में बनेगा, और मलेशियन बिजनेसेस इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एज अ सप्लाई प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसिंग दोज थिंग्स। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे इलेक्ट्रिक कार्स के बैटरी पैक्स और उसमें जो कैथोड रेज लगते हैं, कैथोड लगता है, दे आर क्रिएटेड इन मलेशिया बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर डेकेड नाउ, तो दे हैव दिस स्ट्रेंथ। तो हम लोग कोई PLI स्कीम लेके आते हैं तो वी आर इम्पोर्टिंग द सेम मॉडल जो मलेशिया में है, या फिर वी आर अलाउइंग द वेस्टर्न बिजनेस टू सेट अप देयर शॉप इन इंडिया।
सेम मलेशिया में बहुत साल पहले हो चुका था, तो उनके पास चीप और स्किल्ड लेबर था, तो दे हैड दिस ग्रेट एडवांटेज कि वो लोग इन सेक्टर में आगे बढ़ पाए. दे हैव ह्यूज access to natural resources, fresh water, these surplus land, labor productivity ज़्यादा है, और ये सारे सेक्टर्स में या ये सारे एवेन्यूज में मलेशिया हैज ए वेरी गुड गवर्नेंस स्ट्रक्चर. सो दे गॉट एडवांटेज इन दीज सेक्टर्स एंड ग्लोबल सप्लाई चेन व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स. मलेशिया इज मे बी द थर्ड मोस्ट इंटीग्रेटेड कंट्री. सो आने वाले डेकेड्स में इंडिया और मलेशिया एज अ पार्टनर्स वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज. अब जापान ऑब्वियसली जापान के साथ मीटिंग हो रहा है, तो वी वुड डील दिस थिंग इन डिटेल. एक छोटा सा न्यूज क्लिप पे था. वी विल डिस्कस इंडिया एंड जापान 2+2 मीटिंग इन ग्रेट डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो. अब एक न्यूज फ्रॉम आसाम. आसाम में एक फिजिकल ऑल्टरकेशन हो गया असॉल्टिंग अ गर्ल, और इट वाज डन बाय सम पीपल हु आर नॉन असमीज. तो ऐसे छोटे इंस्टेंसेस भी क्रिएट एन एथनिक डिवाइड इन द सिटी, और उसके चलते क्या होता है, जो इकोनॉमिक एथनिक इमोशंस है दे फैन आउट, और इस पे कुछ ना कुछ फिजिकल असॉल्ट या टारगेटेड वायलेंस हो सकता है, स्पेसिफिकली टारगेटेड टू अ कम्युनिटी. तो ऐसे हम लोग इससे ये सीखते हैं कि सिंपल ऑल्टरकेशन वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड बिटवीन असमीज वर्सेस नॉन असमीज, या फिर एथनिक वायलेंस को ये फैन कर सकता है, फिर ये फ्लेयर अप कर सकता है. तो ऐसे हम लोग इससे ये देखते हैं कि एनी इंस्टेंस शुड बी अवॉइडेड पर्सनली एंड पब्लिकली. अब एक इन्वायरमेंट का न्यूज और डिजास्टर का न्यूज कि तीस्ता डैम में डैमेज हुआ है, और मैंने यहां लिखा है कैच-22 सिचुएशन. तो हमने देखेंगे कैसे कैच-22 सिचुएशन. तो तीस्ता जो पुराने हिमालयन बेल्ट है, it has great potential, has huge potential to generate hydroelectricity. और ऐसा क्यों है? Because it has the geology and the geography aiding in its development for hydrological energy. अब हम लोग के पास डिमांड है कि वी हैव टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल्स, और जब हम लोग रिन्यूएबल्स की बात करते हैं, वी नीड टू आइदर क्रिएट न्यू डैम्स इन दिस रीजन, और ये रीजन सबसे ज्यादा ईजी है बनाने में, बिकॉज यू गेट फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं. तो एनर्जी का ग्रोइंग नीड है, और बहुत दिनों से बात चल रही है स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, बट उसमें कुछ नया डेवलपमेंट हम लोग नहीं देख पा रहे हैं. तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग ही पावर प्लांट्स है उन्हीं को रिफॉर्म करके और एफिशिएंट बनाया जा रहा है. तो हम लोग ये देखते हैं कि दिस हैज टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट इससे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. तो ये सारे नीड्स हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग अचीव करते हैं तो व्हाट चैलेंजेस आर वी फेसिंग. पहला है लैंड एक्विजिशन, एक बहुत बड़ा मेजर इशू व्हेन इट कम्स टू लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. उसके बाद अगर कोई डैम बनता है तो इट क्रिएट्स इकोलॉजिकल डिस्रप्शन ऑफ इन द रीजन इन द वैली. और उसके बाद क्लाइमेट चेंज एक परपेचुअल इशू बनने वाला है या अभी बन चुका है. तो क्लाइमेट चेंज के कारण वी आर सीइंग कि हैवी रेनफॉल इन अ स्पेसिफिक रीजन, ट्रिगरिंग लैंडस्लाइड एंड ट्रिगरिंग क्लाउड बर्स्ट. और क्लाउड बर्स्ट से लास्ट ईयर तीस्ता डैम में भी एक कंस्ट्रक्शन टूटा था. तो ये हर साल रिपीट होगा, मे बी इंटेंसिटी और इंटेंसिफाई होगा ऑफ दीज कैटास्ट्रोफीज. तो जो जियोलॉजी है इट इज एडिंग, द नीड इज टू क्रिएट मोर डैम्स, बट जियोलॉजी और क्लाइमेट चेंज मिला के वी हैव ए कैच-22 सिचुएशन. इफ वी अचीव दिस वी गोइंग टू गेट हैम्पर्ड इन दिस, और जब ये हैम्पर होगा वी आर नॉट गोइंग टू अचीव दिस. तो ये कैच-22 सिचुएशन इकोलॉजी में और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में और एनर्जी जनरेशन में हम लोग बहुत सारे स्फीयर्स में देखेंगे. अब यूथनेशिया से रिलेटेड एक सिंपल सा न्यूज जिसको हमें यूथनेशिया समझने में ज्यादा आसानी होगी. तो एक न्यूज है कि एक पर्सन is in coma for about 6 to 8 years, and his parents are requesting Supreme Court to grant euthanasia. But euthanasia को बहुत क्लैरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने. पहला ये कहा है कि person is in coma, so he has a functional body. तो he is not in a vegetative state. Vegetative state में ये होता है कि brain is dead and organs are not functioning. You are putting the person on a ventilator to make the organs work, and the organs कोई failure भी है तो वो organ का काम वो वेंटिलेटर कर रहा है ओवरऑल कि मशीन के सपोर्ट से लाइफ चालू है या वो आदमी जिंदा है.
इफ द लाइफ सपोर्ट इज विदड्रॉन द पर्सन माइट डाई या डेफिनेटली डाई। तो ऑर्गन्स आर फंक्शनल, सो देयर इज अ चांस ऑफ रिवाइवल। अगर कोमा से जब भी निकलेगा ही विल हैव अ हेल्दी लाइफ, या पैरालाइज भी रहेगा तो ही विल हैव अ लाइफ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस सब चीजों को देखा और देखा सिंस ही इज इन कोमा, ही इज नॉट ऑन वेंटिलेटर, सो अगर यूथनेशिया अलाउ कर दिया जाता है तो इट इज एक्टिव यूथनेशिया। इंडियन लॉज अलाउ पैसिव यूथनेशिया, बट इस केस में इट वुड बी माउंट टू एक्टिव यूथनेशिया। तो इस चीज का क्लैरिफिकेशन हो गया। इफ अ पर्सन इज इन कोमा एंड द ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग, सो दैट person is not, or the parents or the relatives can't request euthanasia because it would mount to active euthanasia. अब एम्प्लॉयमेंट पे आज का सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, और इट इज वेरी ब्रॉड एंड वेरी एंगेजिंग। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इस पूरे एडिटोरियल में सबसे सेंटर पीस क्या है, और उसको राइटर ने जो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, ही वुड हैव इमेंस नॉलेज अबाउट द इश्यू वी आर फेसिंग। तो जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को बहुत सिंपल वे में ब्रेक डाउन करके देखा है। तो पहला एम्प्लॉयमेंट का जो चैलेंज है वो रूरल वर्सेस अर्बन है, कि रूरल एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म और उसका चैलेंजेस अलग होते हैं, अर्बन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस अलग होते हैं। तो अगर रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करना है तो वी हैव टू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज। वहीं अर्बन एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए वी नीड टू हैव डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसी। इसके बाद ही एड्रेसेस अ वेरी मेजर इशू कि स्कूल और ग्रेजुएट लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट स्किल्ड टू हैव अ स्मॉल बिजनेस और अ बिजनेस, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी प्रोफिशिएंट नहीं होते। तो इस चीज को ही हैज एडवाइज टू टेक ऑन द इशू हेड ऑन, सो दैट जो स्टूडेंट्स फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो स्कूल से फ्रेश पास आउट, दे वुड बी एम्प्लॉयबल इफ दे हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स। और एक और डिफरेंस उन्होंने बताया है, इट इज अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट अमंगस्ट मेन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अमंगस्ट वुमेन। तो we are heading towards greater equality when it comes to education. Women are accessing the same education as men are, same set of opportunities available for men and women. But ये चीजें it changes अगर when men is or set of men are group of men are unemployed, तो उसके specific reason होंगे और वो specific region पे based होगा, मे बी urban मे बी rural, and same for women. तो he has taken this broader theme कि हर एक set of group of peoples में there are different challenges to remove unemployment and to have a gainful employment for these specific social groups. अब हम लोग देखेंगे क्या क्या उनका सजेशन। तो पहला है जॉब क्रिएशन। वो कहते हैं इट इज ड्यूटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारे कम सेक्टर्स में इन्वॉल्व होती है, बट उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, जो पॉलिसी क्रिएशन में उसका पार्ट है, इट मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जॉब क्रिएशन में उसका भी रोल है एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। अब दूसरा है कि जॉब क्रिएशन में गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो पहले जॉब रेगुलेशन, फिर है कि वेज रेट एंड स्किलिंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर अभी देखते हैं कि